हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हम सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारी अभी सीडीपी की सीरीज़ चल रही है। सीडीपी की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हमारी क्लास नंबर 10 है। इससे पहले 9 क्लासेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं फ्रेंड्स। चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसी वीडियो के नीचे। वहाँ पर आप देखेंगे प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस आपको एक साथ मिल जाएंगी। साथ ही साथ हमारी अदर सब्जेक्ट की भी क्लासेस चल रही हैं, उनकी भी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है। अगर आप लोग चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। उनके लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, हम हर क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझते हुए यहाँ पर चलते हैं, ताकि आपके ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हो जाएँ और साथ में जो आपका थ्योरी वाला पोर्शन है वो भी यहाँ से कवर अप होता रहे। ठीक है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है। जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए आए हैं, अगर आप लोग सीटेट का पेड नोट्स लेना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आपको स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, आप इस पर मैसेज करके नोट्स को ले सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी नोट्स को परचेज़ कर चुके हैं, क्योंकि आप जानते हैं आपका जो सीटेट का नोटिफिकेशन है वो इसी मंथ आने वाला है। तो इसीलिए प्रिपरेशन आप लोग जल्दी से जल्दी स्टार्ट कीजिए, ताकि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ सीटेट एग्ज़ाम में। ठीक है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। उनके लिंक भी मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन किए हुए हैं, वहाँ पर जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि क्लासेस की सारी अपडेट और टीचिंग की हर एक अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और इससे पहले वाली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कर लिया था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो चलिए समझते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, आपसे पूछा है कि बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक की अवस्था में इनमें से उनमें कौन सा लक्षण उत्पन्न होता है। अब आप जानते ही हैं, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था और उसमें उन्होंने बोला कि जो हमारा विकास है उसके 4 स्टेप हैं, यानी कि मनुष्य का जो डेवलपमेंट है वो 4 स्टेप में होता है। अब उन 4 स्टेप में से ये सबसे लास्ट वाला स्टेप लिखा है यहाँ पर, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब देखिए, आपको इन स्टेप के नाम जो है ना सीक्वेंस में लर्न होने चाहिए। चलिए मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, वैसे मैंने पहले भी बताई है। SPCF, ये 4 स्टेप हैं जिनमें बच्चों का डेवलपमेंट होता है, ऐसा जीन पियाजे कहते हैं। S फॉर सेंसरी मोटर अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे हिंदी में बोलते हैं संवेदीगामक अवस्था। दूसरा आता है फ्रेंड्स प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था। थर्ड आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हिंदी में कहा जाता है मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था। और चौथा आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसे कहा जाता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक है। आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, क्योंकि सीटेट में सिंपली ये क्वेश्चन भी आपसे काफ़ी बार पूछा हुआ है कि इनका सीक्वेंस बताइए। तो आपको ये जो सीक्वेंस है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब देखिए, अमूर्त संक्रियात्मक की अवस्था में पहला है संरक्षण, वर्गीकरण और श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है। ऐसा नहीं होता है। ठीक है। ये चीज़ें बच्चों में आ जाती हैं। इस स्टेज में बच्चा संरक्षण भी सीख जाता है, वर्गीकरण का गुण भी सीख जाता है और श्रेणीबद्धता भी सीख जाता है। ये करने में यहाँ पर ये सक्षम होता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि सक्षम नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। और ये होता क्या है, मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, श्रेणीबद्धता मतलब किसी भी चीज़ को सीरीज़ में लगाना। जैसे आपने बच्चे को इस तरीके से कुछ चीज़ें दिखाई, ठीक है, कुछ छोटी कुछ बड़ी, आप कहेंगे इसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, यानी कि आरोही या अवरोही क्रम में, तो बच्चे लगाना इस स्टेज में सीख जाते हैं। और ये वर्गीकरण क्या होता है? वर्गीकरण होता है किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करना, टुकड़ों में विभाजित करना। ये चीज़ भी बच्चा इस स्टेज में सीख जाता है। और जो संरक्षण का गुण होता है, कंजर्वेशन का गुण होता है, इस स्टेज में बच्चा ये भी सीख जाता है। जैसे ये क्या होता है, आपने जैसे 2 बर्तन दिखाए, ठीक है, ये भी आपका 10 ml का है और ये भी आपका 10 ml वाटर से भरा हुआ है। ठीक है। ये दिखने में लंबा है, लेकिन ये दिखने में चौड़ा है, लेकिन अमाउंट दोनों में सेम आ रहा है। ये स्टेज बच्चे के अंदर आ जाता है अमूर्त संक्रियात्मक की अवस्था में। ठीक हो गया। तो अब ये कह रहा है कि ये सब करने में सक्षम नहीं है, लेकिन वो सक्षम होते हैं, इसलिए ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। देखिए, वो इस स्टेज में नहीं, बल्कि इससे पहले ही वो स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए ये भी सही नहीं होगा। नेक्स्ट है
देखिए, केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीय विचार से आबद्ध हैं, जी नहीं। इसका राइट आंसर होगा कि परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ होते हैं। यानी कि यहाँ पर ना बच्चे के अंदर सारे गुण डेवलप होने लगते हैं। बच्चा निगमनात्मक तर्क करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि वो खुद से नियम को बनाना सीख जाता है। निगमनात्मक तर्क मतलब होता है, जैसे आप बच्चे को कोई चीज़ बता रहे हैं तो बच्चा उससे खुद से कोई ना कोई डेफिनेशन निकाल सकता है और उसके पीछे का लॉजिक भी वो बता सकता है। मतलब लॉजिक लगाने वाली स्टेज यही होती है जहाँ पर बच्चा पूर्ण रूप से तर्क लगा पाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं ना, वो सब इसी स्टेज के अंदर आते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि वैज्ञानिक जो हैं उनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है, तो आप कहेंगे आगमनात्मक निगमनात्मक तर्क, या इसको परिकल्पित निगमनात्मक तर्क भी कह देते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। ये जो लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपना सिद्धांत दिया था ना, नैतिकता का सिद्धांत दिया था, आप लोग जानते ही हैं, तो वहाँ पर कौन से स्टेप में उन्होंने ये चीज़ें कही थी, ये आपसे पूछा हुआ है। तो पहला है यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, दूसरा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, तीसरा है दंड और आज्ञापालन अभिविन्यास, और चौथा है सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। अब देखिए यहाँ पर ना आप लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है? सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग, यानी कि समाज से रिलेटेड है, वो क्या होता है? सुरक्षित रहता है। तो ये आपका कहा जाता है सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाल्यावस्था की अवधि में विकास, बाल्यावस्था की जब अवधि होती है यानी कि चाइल्डहुड की स्टेज में जो आपका डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है, ये आपसे पूछा है। कह रहे हैं कि उसमें केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। सिर्फ परिमाणात्मक ही नहीं बल्कि मात्रात्मक परिवर्तन भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि बच्चे की लंबाई वगैरह बढ़ना या उसके दिमाग का विकास है, सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। तो ये कह रहा है कि इसमें सिर्फ परिमाणात्मक होता है, तो ये सही नहीं होगा। नेक्स्ट है अनियमित और असंबद्ध होता है, जी नहीं, ये नियमित होता है, धीमी गति से होता है और उसे मापा नहीं जा सकता। देखिए धीमी गति से नहीं होता है बल्कि जो डेवलपमेंट होता है वो फास्ट होता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, ये बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। बाल्यावस्था की अवधि में जो डेवलपमेंट होता है वो अनेक स्तरों में होता है और मिक्स्ड होता है, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? निकटस्थ विकास का क्षेत्र, इसे इंग्लिश में बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और इसकी बात किसने करी थी? इसकी बात करी थी वाइगोत्स्की ने। ठीक है, याद रखेंगे क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन ऑलरेडी आपसे पूछ लिया गया है। तो निकटस्थ विकास का क्षेत्र होता क्या है, आपसे ये पूछा है। पहला ऑप्शन है वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं। दूसरा है वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं। तीसरा है बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। जी हाँ, ये बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए होता क्या है ना, ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि निकटस्थ विकास का क्षेत्र, ये एक ऐसा क्षेत्र होता है फ्रेंड्स जहाँ पर आप कोई काम या तो इंडिपेंडेंटली कर लेते हैं, यानी कि स्वतंत्र रूप से बिना किसी की हेल्प लिए आप किसी काम को कर सकते हैं, या फिर इसके अंदर वो काम भी आते हैं जो आप बिना किसी की हेल्प से नहीं कर सकते, आपको उस काम को करने के लिए किसी की हेल्प लेनी होती है। तो किसी की हेल्प लेकर के आप अगर किसी काम को करना सीख जाते हैं तो सीखने का जो वो दायरा होता है आपका, उस काम को करने का जो दायरा है जहाँ पर आप सीखते हैं चीज़ों को, वो दायरा, वो क्षेत्र आपका निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर ये कह रहा है ना, देखिए वयस्क और अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से, यानी कि जैसे अगर आपको कोई काम नहीं आ रहा है, ठीक है, सपोज करिए आपको बाइक चलाना नहीं आता है।
अब आप बाइक चलाना सीखेंगे किसी ऐसे व्यक्ति से जिस व्यक्ति को बाइक चलाना आता होगा, है ना, जो बाइक चलाने में प्रोफिशिएंट होगा। तो वो व्यक्ति आपसे ज़्यादा ज्ञानी होगा, यानी कि अधिक कौशल होगा उस व्यक्ति में बाइक को चलाने का, और उसकी सहायता से आप क्या करेंगे, बाइक चलाना सीख जाएंगे। तो वो जो सीखने का क्षेत्र है ना, वो जो दायरा है, वो आपका क्या कहलाता है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। और यहाँ पर जिस व्यक्ति द्वारा आप किसी काम को सीख रहे हैं, वो व्यक्ति आपकी हेल्प तभी तक करेगा जब तक आप उस काम को खुद से करना नहीं सीख जाते। जैसे आप बाइक चलाना सीखते हैं, बाइक चलाना आपको कोई सिखा रहा है, ठीक है। अब वो व्यक्ति आपको तभी तक सिखाएगा जब तक आप पूरी तरीके से खुद से चलाना नहीं सीख जाते। जैसे ही आपने बाइक चलाना खुद से सीख लिया, तो फिर वो व्यक्ति आपके पीछे नहीं भागेगा, ठीक है। फिर आप खुद से चलाएंगे, फिर वो हेल्प आपकी वहाँ पर समाप्त हो जाएगी। तो यही होता है हेल्प। और जिस क्षेत्र में आप इस काम को सीख रहे हैं, वो क्षेत्र आपका निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। फोर्थ ऑप्शन पढ़ने की नीड ही नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करने चाहिए, परंतु वह नहीं कर सकता, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन। देखिए, प्रगतिशील कक्षाएं यानी कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम ऐसी क्लासरूम होती हैं जहां पर बच्चा एकदम एक्टिव होकर के चीज़ों को सीखता है, यानी कि सीखते हुए बच्चे का मन होता है उस काम में, बच्चा रुचि लेकर के जिस चीज़ को सीख रहा है। और वो जो सीखना होता है ना, वो चाइल्ड सेंटर्ड होता है, यानी कि वहाँ पर जो एजुकेशन दी जाती है वो बच्चे के अनुसार दी जाती है, बच्चे की आयु के अनुसार दी जाती है, उसकी एबिलिटी के अनुसार दी जाती है। यानी कि बच्चे का जिस तरीके से मन होता है उस तरीके से बच्चे को पढ़ाया जाता है, ठीक है। ज़बरदस्ती किसी काम को बच्चे के ऊपर थोपा नहीं जाता है। ये नहीं कहा जाता है कि आपका मन नहीं है तो फिर भी ज़बरदस्ती आप पढ़ो, नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए इसको हम कहते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जहाँ पर बच्चे को उसकी रुचि के अनुसार शिक्षा दी जाती है, ठीक है। और ये जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम है ना, यहाँ पर बच्चों के बीच में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। और बच्चों को पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि उनके मन में जो भी प्रश्न आ रहे हैं वो टीचर से पूछ सकते हैं। यही होता है आपके प्रोग्रेसिव क्लासरूम यानी कि प्रगतिशील कक्षा। सॉरी, अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का जो मूल्यांकन है, पहला है अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम व असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक होता है। जी नहीं, मूल्यांकन इसलिए नहीं किया जाता, ठीक है। नेक्स्ट है अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है, ये यहाँ से बाहर हो जाएगा क्योंकि ये सहायक होता है। बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है। जी नहीं, रुकावट उत्पन्न नहीं करता है, इसीलिए ये बाहर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसका राइट आंसर, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है, मैंने आपको समझाया भी था जस्ट, कि ये जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम होती हैं यहाँ पर बच्चों की समझ की जानकारी मिलती है, यानी कि बच्चों को कितनी चीज़ें समझ में आई हैं जो आप पढ़ा रहे हैं एज अ टीचर, वो चीज़ें मूल्यांकन करके ही पता चलेगा। जब आप बच्चों का मूल्यांकन करेंगे तभी आप पता लगा सकते हैं कि बच्चे सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, उन्हें कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। साथ ही साथ अगर बच्चों को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी तो क्या करेंगे, जो आपके शिक्षा शास्त्र है, यानी कि जिस भी टीचिंग मेथड से आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं उस पर आप विचार करेंगे और उसे बदलने का प्रयास करेंगे। अगर बच्चों को उसी मेथड से समझ में आ रहा है तो कंटिन्यूसली आप वैसे ही पढ़ाएंगे, लेकिन अगर बच्चों को उन टीचिंग मेथड से यानी कि उन शिक्षण विधियों से समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप पढ़ाने की विधि को चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए ये हेल्पफुल होता है आपका मूल्यांकन, तो इसीलिए सेकेंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आज थोड़ा सा हेल्थ डाउन है, इसलिए आप लोग भी मैनेज करते हुए चलिएगा, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, ठीक है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आपसे पूछा हुआ है। पहला है बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। जी नहीं, ये जो बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है ना, ये वाइगोत्स्की नहीं कहते हैं बल्कि पियाजे कहते हैं। और कौन कौन से चरण हैं, अभी मैंने आपको बताए थे SPCF, ये 4 चरण हैं बच्चों के विकास के, ठीक है।
ये पियाजे कहते हैं, ना कि वाइगोत्स्की कहते हैं, इसलिए ये ऑप्शन आपका बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। ये चीज़ भी पियाजे कहते हैं, ना कि वाइगोत्स्की। ठीक है, ये जो स्कीमा होता है आपके दिमाग में, अब ये स्कीमा होता क्या है चलिए पहले समझ लेते हैं, क्योंकि इससे भी आपके क्वेश्चन बने हैं सीटेट में। स्कीमा मतलब क्या होता है ना, आपके दिमाग में हर किसी चीज़ का एक डायग्राम बना होता है। जैसे आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं आपने पहले से अपने दिमाग में डिसाइड करके रखा है। ठीक है, जैसे अभी आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपने अपने दिमाग में सारी चीज़ें फिक्स कर रखी हैं कि आपको ऐसे ऐसे तैयारी करनी है। और अगर जैसे कोई कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया तो आपने अपने दिमाग में एक उसका स्ट्रक्चर बनाया होगा कि जैसे पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, उसके 4 चरण हैं, उसके शॉर्ट ट्रिक SP SF है, SPCF है, ये सारी चीज़ें, यानी कि हम कह सकते हैं पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन इन आवर ब्रेन। ध्यान रखना है हमारे ब्रेन में ही स्कीमा होता है, क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ सोचते हैं अपने दिमाग से सोचते हैं, है ना, दिमाग में सारी चीज़ें फिट करते हैं। तो हम दिमाग में किसी भी चीज़ को लेकर सारी इन्फॉर्मेशन जो भरते हैं अपने दिमाग में, इकट्ठा करते हैं, वही हमारा स्कीमा कहलाता है। अब ये जो स्कीमा है इसका जो कॉन्सेप्ट है वो वाइगोत्स्की ने नहीं बल्कि पियाजे ने दिया था, इसलिए ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए पहले 4th ऑप्शन में आपको बताऊं, बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। ये भाषा अधिग्रहण यंत्र जिसे इंग्लिश में कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, शॉर्ट में कहते हैं LAD, इसकी बात वाइगोत्स्की ने नहीं करी बल्कि इसकी बात किसने करी, चॉम्स्की ने। नोट कर लीजिए, सारे ऑप्शन से ये क्वेश्चन ना अलग अलग बने हुए हैं, इसीलिए मैंने आपको बोला कि यहाँ पर आपके सिर्फ क्वेश्चन नहीं होंगे बल्कि डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा, आपका थ्योरी भी कवर अप होगा। तो ये जो LAD है ना, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र, इसकी बात नॉम चॉम्स्की करते हैं, ना कि वाइगोत्स्की करते हैं। तो बस अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा जो कि ऑप्शन 3rd है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, ऐसा कहते हैं वाइगोत्स्की। ये जो भाषा वर्ड है ना, आपको दिखने में बहुत छोटा है लेकिन वैसे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। देखिए वाइगोत्स्की 3 चीज़ों को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, याद रखना है, उसकी ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। वैसे मैंने बहुत बार आपको बताई भी है और नोट्स में तो सारी ट्रिक्स मैंने लिखी हुई हैं। ठीक है, एंड यस कुछ स्टूडेंट्स ने नोट्स को प्रिंट आउट भी करवाया है, उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है अगर आप लोगों ने प्रिंट आउट करवाया है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर भेजें, या तो व्हाट्सएप पे भेज दीजिए या फिर आप लोग टेलीग्राम पर ज़रूर भेजिएगा जो आपने प्रिंट आउट निकाला है। ठीक है, देखिए आपने प्रिंट आउट निकाल के ना बहुत सही चीज़ करी है, क्योंकि ये सिर्फ सीटेट में ही नहीं बल्कि आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम आप देंगे टीचिंग से रिलेटेड उन सभी में ये काम आएगा, क्योंकि मैंने पेडागोजी को बहुत ही ईजीली वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड आई होप आप लोगों के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे होंगे और आप लोगों के मैसेजेस भी आते हैं कि यस हमें समझ में आ रहा है। तो ये देखकर काफ़ी अच्छा लगता है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने मेहनत करी थी तो लगता है कि हाँ मेहनत का फल मिल रहा है। लेकिन हाँ अभी एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी प्रिपरेशन भी आपको करनी है। आई होप कि आप सभी का सीटेट ज़रूर क्वालिफाई होगा फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं। देखिए वाइगोत्स्की 3 चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। वो 3 चीज़ें क्या हैं? SCL, S फॉर सोसाइटी, C फॉर कल्चर, L फॉर लैंग्वेज, यानी कि समाज, संस्कृति और भाषा। इन 3 चीज़ों को वाइगोत्स्की सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं और वो कहते हैं कि ये जो भाषा है ना, ये संज्ञानात्मक विकास में हमारी हेल्प करती है। संज्ञानात्मक विकास मतलब क्या होता है? हमारे दिमाग का विकास, ठीक है, हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट। तो वो कहते हैं कि जो हमारी ये भाषा है ये हमारे दिमाग के विकास में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई ना, याद रखेंगे SCL, सिंपली क्वेश्चन पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से संस्कृति और समाज को कौन महत्व देते हैं? आपको ऑप्शन दे देंगे पियाजे, वाइगोत्स्की, ब्रूनर, चॉम्स्की। आप कहेंगे वाइगोत्स्की, ठीक है, इस तरीके से। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या है, आपसे पूछा है। पहला है, बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करते हैं। नहीं, ये बाल केंद्रित कक्षा कक्ष नहीं है। नेक्स्ट है, अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। एब्सोल्युटली राइट। अब देखिए ये क्या चीज़ है, लचीला मतलब क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोला जाता है फ्लेक्सिबल, ठीक है, इंग्लिश में बोला जाता है फ्लेक्सिबल। अब ये लचीलापन मतलब होता है ना कि आप इस तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे, अगर कोई टफ चीज़ें पढ़ा रहे हैं वो भी आप बच्चों को ईजीली समझा पाएँ, और अगर आप कोई ईजी चीज़ पढ़ा रहे हैं उसको भी आप बच्चे को ईजीली समझा पाएँ।
यानी कि लचीला होना चाहिए, टीचर को भी और जो हमारा करिकुलम है उसको भी, और जो हमारा सिलेबस है वो भी हमारा लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं जो एक दूसरे के अपोजिट हैं। या तो आपको देगा कि लचीला होना चाहिए, या फिर आपको दे देगा कि बहुत ज़्यादा कठोर होना चाहिए। तो ध्यान रखना है हमेशा, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछा है तो आपको लचीले की तरफ जाना है, ना कि कठोर की तरफ। कठोर में क्या होता है, रिजिडिटी अपना लेते हैं, मतलब बच्चों के ऊपर थोप दिया जाता है कि आपको ये करना है तो करना है, और ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं मानी जाती है। तो जहाँ भी आपको लचीला वर्ड दिख रहा है ना कि लचीला, फ्लेक्सिबल है, एकदम ईजी होता है लचीला मतलब, तो ये आपका बिल्कुल सही होगा। तो देखिए टीचर को पहले तो लचीला होना चाहिए, बच्चे को जिस तरीके से समझ में आ रहा है आप बच्चे को उस तरीके से पढ़ा पाएँ। अगर कोई टफ कॉन्सेप्ट आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को ईजीली आप समझा पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट और है देखिए, प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा कर पाएँ। आप जानते हैं हर कोई व्यक्ति अलग अलग होता है और हर बच्चे की सीखने की क्षमता भी अलग होती है। जैसे आप में से अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो एक बार में समझ जा रहे हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो वीडियो को 2 बार देख रहे हैं, ठीक है। यानी कि सीखने की जो क्षमता है ना, एबिलिटी है, वो हर किसी की अलग अलग होती है। तो हर किसी बच्चे को उसकी क्षमता के अनुसार पढ़ाना, यही होता है व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करना, ठीक है। तो इसीलिए ये बाल केंद्रित कक्षा कक्ष के लिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन 2। इसीलिए हम इसको कहते हैं फ्रेंड्स चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम, यानी कि बाल केंद्रित कक्षा, जहाँ पर बच्चों को बच्चों के अनुसार पढ़ाया जाएगा, उनकी रुचि के अनुसार आप पढ़ाएंगे। जैसे आज आपको चैप्टर 4 पढ़ाना है, लेकिन बच्चों का मन नहीं है चैप्टर 4 पढ़ने का, वो चाहते हैं कि हम चैप्टर 3 को ही दोबारा से रिवाइज़ करें, तो आप ज़बरदस्ती चैप्टर 4 मत पढ़ाइए, आप 3rd चैप्टर को ही रिवाइज़ करवा दीजिए, क्योंकि बच्चों का मन है 3rd चैप्टर को रिवाइज़ करना। तो ये होता है बच्चों के अनुसार उनको शिक्षा देना, यही आपका बाल केंद्रित कक्षा कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन देख लीजिए। फिर भी अध्यापक केवल पाठ्यपुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है, नहीं, यहाँ पर अनेक चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं। जैसे आप चार्ट के थ्रू पढ़ा सकते हैं, या फिर आप ब्लैक बोर्ड में कुछ लिख करके पढ़ा सकते हैं, है ना, बहुत सारे वेज होते हैं। अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। वर्गीकृत करना मतलब होता है उनको अलग थलग कर देना, सेपरेट कर देना, ऐसा नहीं किया जाता। यहाँ पर सभी बच्चों को एक साथ मिलकर बिना भेदभाव के शिक्षा दी जाती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण, देखिए आ गया ना, अभी मैंने आपको बताया था SCL, C फॉर कल्चर, ये कल्चर मतलब होता है हिंदी में संस्कृति, और यहाँ पर आपसे पूछ लिया कि कौन से मनोवैज्ञानिक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण को महत्वपूर्ण मानते हैं। बस आपको आंसर मिल गया, लेव वाइगोत्स्की। इसीलिए मैंने आपको ये ट्रिक बताई, SCL। कभी पूछ लेगा समाज को, कभी पूछ लेगा संस्कृति को, कभी पूछ लेगा भाषा को। अभी आपसे पूछ लिया है सांस्कृतिक उपकरण यानी कि संस्कृति, तो इसको महत्व कौन देते हैं, लेव वाइगोत्स्की देते हैं, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको वो जो फैक्चुअल चीज़ है वो याद रखनी है, ट्रिक याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति आपकी कौन सी होगी। आपको बताना है प्रभावशाली पद्धति कौन सी होगी। पहला है एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना, जी नहीं, ये तो आप जेंडर बायसनेस कर देंगे। जेंडर बायसनेस यानी कि जेंडर रूढ़िवादिता, जहाँ पर लड़के लड़कियों में भेदभाव है, आप अलग अलग समूह बना दे रहे हैं, एक समूह लड़कों का, एक लड़कियों का, या एक जैसी उनमें योग्यताएं हैं उनके अलग अलग ग्रुप बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना, ये बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। आप मिश्रित लिंग समूह बनाएंगे यानी कि लड़के और लड़कियों में भेदभाव नहीं करेंगे, क्योंकि स्कूल में अगर बच्चा पढ़ने आया है तो आपके लिए सभी बच्चे एक समान हैं, तो सभी बच्चों को मिक्स करके आप ग्रुप बना सकते हैं और उन्हें विचार विमर्श करने के लिए क्या करेंगे, एनकरेज करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सेकंड यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को समझना चाहिए। देखिए बहुभाषिता जो होती है ना, एक पॉजिटिव चीज़ होती है। अब देखिए होता क्या है कि एक स्कूल में बहुत सारे बच्चे आते हैं अलग अलग जगह से, तो हर बच्चे की जो लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है, वो अलग अलग हो सकती है। हो सकता है एक बच्चा हिंदी में बात करता हो सकता है एक बच्चा मलयालम में बात करता हो, एक कन्नड़ बोलता हो, कोई कुछ बोलता हो, मतलब बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं।
आप जानते हैं इंडिया इज़ अ मल्टीलिंगुअल कंट्री। तो ये जो बहुभाषिकता होती है, क्लासरूम में इसको महत्व देना है, इसको स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है, ना कि इसको डिस्करेज करना है। ठीक है, अब एक्सेप्ट क्यों करना है, देखिए जैसे कोई बच्चा हिंदी में बात कर रहा है, एक बच्चा कन्नड़ बोल रहा है, एक बच्चा मलयालम बोल रहा है। अब सभी बच्चे ना एक दूसरे की लैंग्वेज को सीखते हैं धीरे धीरे इसी तरीके से। तो इसीलिए कहते हैं बच्चे स्कूल में आकर जो भी लैंग्वेज में बातचीत करना चाहें उन्हें करने दीजिए। तो बहुभाषिकता को आप क्या समझेंगे? क्या ये एक समस्या है? नहीं। क्या ये एक व्यवस्थागत मुद्दा है? नहीं। क्या ये रुकावट है? नहीं। ये एक गुण है और एक साधन है जो कि अच्छा माना जाता है, इसीलिए थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की यहाँ पर बात हो रही है। पहला है प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर, रटने पर आधारित परीक्षा देकर, चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, और चौथा है वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए ये जो प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चे होते हैं ना, इनकी आवश्यकताओं को अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो इनको कुछ चुनौतीपूर्ण कार्य देंगे, और जो नीरसता होती है, नीरसता मतलब होता है बोरियत, जो कभी कभी हो जाती है ना बच्चों को क्लासरूम में, बोरियत, उसी को हम कहते हैं नीरसता। तो उस नीरसता को दूर करने के लिए बच्चों को कुछ काम देना, यही होता है आपका प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करना। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बाकी रटने पर आधारित तो कभी नहीं होना चाहिए, बच्चों को रटवाना नहीं है बल्कि बच्चों को समझाकर पढ़ाना है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पठन वैकल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? देखिए पठन वैकल्य आई थिंक, हाँ, मैंने जो हिंदी पेडागोजी की हमारी सीरीज़ चल रही है वहाँ पर भी ये टॉपिक आपका आ जाता है। देखिए सीडीपी में बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो आपको एज इट इज़ हिंदी पेडागोजी में देखने को मिलेंगे, एज इट इज़ मैथ्स पेडागोजी में देखने को मिलेंगे, एज इट इज़ इंग्लिश पेडागोजी में देखने को मिलेंगे, या फिर आपने जो भी लैंग्वेज चूज़ करी होगी ना, उर्दू, संस्कृत, उनमें सेम कॉन्सेप्ट हैं। जैसे ये पठन वैकल्य है, ये एक अधिगम अक्षमता है। ठीक है, ये आपसे सीडीपी में भी पूछा जाता है, हिंदी में भी, मैथ्स में भी, और आपका जो इंग्लिश है, संस्कृत, उर्दू, इन सभी में आता है। और आप जानते हैं हिंदी पेडागोजी की जो हमारी सीरीज़ चल रही है अभी, वहाँ पर हम थ्योरी वाली जो है क्लासेस डिस्कस कर रहे हैं, और उस थ्योरी वाली क्लासेस में आई थिंक 7th या 8th जो हमारी क्लास है उसमें हमने अधिगम अक्षमता को डिस्कस किया हुआ है। एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ से आपकी सारी जो अधिगम अक्षमताएं हैं ना, इन्हें समझ जाएंगे आप। उनमें से ही एक ये पठन वैकल्य भी है। ठीक है, चलिए अब ये होता क्या है, देखिए पठन वैकल्य मतलब होता है जब बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आती है। अब देखिए किस प्रकार से आप इसकी पहचान करेंगे। पहला है उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से, दूसरा है उनकी जटिल और उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन। नहीं, यहाँ पर ये सब नहीं होता है, बस बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, और अगर वो गलत पढ़ेगा तो लिखना भी गलत हो पाएगा उससे। जैसे उसने GOD गॉड को पढ़ लिया, DOG डॉग। अब उसने अगर ये पढ़ा है इसको तो वो लिखेगा भी तो इसी को, ये थोड़ी लिखेगा। तो अगर वो गलत पढ़ रहा है तो लिखना भी गलत होगा उससे। ठीक है, उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य, जी नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से आप ये पता लगा सकते हैं। क्योंकि पठन वैकल्य मतलब होता है जब बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आ रही है। आप बच्चे को एक पैराग्राफ पढ़ने को दीजिए, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चे में पठन वैकल्य है या नहीं है। अगर वो पैराग्राफ वो सही से नहीं पढ़ पाएगा, गलत तरीके से पढ़ रहा है, दैट मीन्स बच्चे में क्या है, पठन वैकल्य है। ठीक है, और ये जो पठन वैकल्य है ना, इसको एक स्पेसिफिक अधिगम अक्षमता का नाम दिया जाता है जिसको हम कहते हैं डिसलेक्सिया। याद रखेंगे, इसको हम कहते हैं डिसलेक्सिया, जब बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम आती है तो। ठीक है, बाकी जो आपकी डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया वगैरह हैं वो सब मैंने आपको डिटेल में करवाई हुई हैं। आप एक बार हिंदी पेडागोजी वाली सीरीज़ ज़रूर देखिएगा, वहाँ से आपके बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? देखिए आंशिक दृष्टि मतलब होता है जो बच्चे थोड़ा बहुत देख पाते हैं, ज़्यादा वो नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो उनके लिए कौन सी सामग्री उपयुक्त नहीं है ये पूछा है। पहला है बोलती पुस्तकें और स्पर्शीय सूचना पट। ये तो बिल्कुल उपयुक्त है
क्योंकि अगर बच्चे देख नहीं पा रहे हैं, कम देख रहे हैं, तो अगर आप बोलने वाली पुस्तकें यूज़ करेंगे तो बच्चों को सुनाई तो देता है ना, वो सीख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें। ये भी सही है, अगर बड़े आकार में लिखा होगा तो बच्चे देख लेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो कम देखते हैं, देखते तो हैं लेकिन आंशिक दृष्टि, कम देखते हैं, तो अगर बड़ा बड़ा लिखा होगा तो वो पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है त्रिविमीय नक्शे और चार्ट। देखिए त्रिविमीय मतलब होता है 3D मॉडल। 3D मॉडल बेस्ट होते हैं, उनको बच्चा देख सकता है, टच भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन सेकंड ऑप्शन में जो लिखा है ना, छोटी मुद्रण वाली कार्यशीट, यानी कि आप बच्चों को ऐसी कार्यशीट दे रहे हैं जिसमें बहुत छोटा छोटा लिखा है, तो ये बच्चे के लिए उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि बच्चे को कम दिखाई देता है, और अगर आप छोटा छोटा लिखा हुआ बच्चों को दिखाएंगे तो उसमें बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक। तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि कौन सा उपयुक्त नहीं है आपसे पूछा है, तो यही वाला उपयुक्त नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार क्या है? समावेशी शिक्षा मतलब होता है इंग्लिश में इंक्लूसिव एजुकेशन, जहाँ पर सभी बच्चों को एक साथ इंक्लूड करके पढ़ाया जाता है, एक साथ समावेश करके पढ़ाया जाता है बिना किसी भेदभाव के। तो चलिए देखते हैं इसके पीछे अंतर्निहित विचार क्या है। पहला है अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना। जी नहीं, सभी बच्चों को एक साथ मिलकर पढ़ाया जाता है, अलग से किसी के लिए संस्थान नहीं बनाया जाता, ठीक है। नेक्स्ट है दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। जी हाँ, ये तो है। थर्ड है बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना। देखिए कभी भी बच्चों को अलग नहीं करना है, ध्यान रखना है, सभी बच्चों को एक साथ मिलकर पढ़ाना बिना भेदभाव के, ये होती है समावेशी शिक्षा, इसीलिए ये ऑप्शन भी हमारा बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना। नामांकित करना इट इज़ ऑल्सो नेगेटिव टैग वर्ड। देखिए कभी भी बच्चों में लेबल नहीं लगाना है, नामांकन नहीं करना है कि ये जो ए ग्रुप में बच्चे हैं ये बहुत ही डल हैं, इस ग्रुप के जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। ऐसे क्या होता है कि बच्चों में हीन भावना पैदा होने लगती है, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, इसीलिए ये ऑप्शन भी हमारा बाहर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। देखिए सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। जैसा कि मैंने आपको बताया समावेशी शिक्षा मतलब यही होता है कि विद्यालय में अगर बच्चे आ गए हैं तो सभी को एक समान नज़र से देखा जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं फ्रेंड्स स्कूल के बाहर की जो दुनिया होती है ना, वो हर बच्चे की अलग अलग होती है, हर बच्चे का घर का माहौल अलग अलग होता है, हर बच्चे की आर्थिक स्थिति अलग अलग होती है। लेकिन अगर बच्चा स्कूल में आ गया है तो स्कूल में सभी को एक नज़र से देखना है, समान रूप से बिना भेदभाव के सभी को शिक्षा देनी है और सभी को शिक्षा पाने का समान अधिकार है, ठीक है। यही सारी चीज़ें आपकी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आती हैं, तो इसीलिए इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि आपको क्लास कैसी लगी, क्योंकि आपके द्वारा किए गए जो कमेंट्स और जो लाइक्स होते हैं ना, वो मोटिवेशन का काम करते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और एग्ज़ाम तक आपको खुद में भी मोटिवेशन बनाते हुए चलना है कि यस हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और पढ़ाई करनी है। नोटिफिकेशन आपका कभी भी आ सकता है फ्रेंड्स। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आप लोगों के द्वारा जो पूछे गए क्वेश्चन थे उनके आंसर मैंने आपको दिए थे कि नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्ज़ाम कब हो सकता है, सीटेट वैलिड है या नहीं है, बीएड वाले कौन सा एग्ज़ाम देंगे, डीएलएड वाले कौन सा देंगे, बीटीसी वाले कौन सा देंगे। तो सारी जो आपकी क्वेरीज थी वो मैंने एक ही वीडियो में कवर अप करके कल एक वीडियो बनाया था, आप लोग उसे देख लीजिएगा, वहाँ से आपके सारे डाउट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको नोट्स लेना है तो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, इस पर आप मैसेज करके डेमो नोट्स भी देख सकते हैं, और अगर आपको सही लगे तो आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। अब हम कल मिलेंगे, कल हमारी हिंदी पेडागोजी की क्लास होगी, ठीक है, क्योंकि हमने हर दिन डेज डिवाइड किया हुआ है। तो कल हम हिंदी पेडागोजी की क्लास के साथ मिलेंगे इसी टाइम पर 6 बजे। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।